गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शनैः शनैः परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्येतत् आत्मन्नेवं वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया। वह पूर्ण निवृत्त साधक ध्यान की अवस्था में बैठता है और सबसे पहले ध्यान में वो अपने मन पर ध्यान देता है। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। मन से सभी कामनाओं को निकालने का प्रयास करता है और जब मन सूक्ष्म शांत और सरल हो गया, तत्व को ग्रह करने के लिए पकड़ने के लिए तैयार है, ऐसा चित्त उसने अपनी साधना से बना लिया। ऐसे साधक को अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना आना चाहिए। मतलब सूक्ष्म चित्त, शांत प्रशांत चित्त तो कई साधकों को मिलता है, लेकिन वह सूक्ष्मता और इस प्रशांत चित्त को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ये दो चीजें अलग अलग हैं। ये ऐसा ही है कि मानो किसी व्यक्ति को एकांत मिला होवे और वह एकांत को थोड़ी देर में किसी से फोन कर किसी से बात करना चालू कर दे। तब उसको एकांत तो मिला था, उसका मन भी शांत था, सूक्ष्म था, लेकिन उसने इस एकांत को क्या कर दिया? भंग कर दिया। इस साधक के लिए इसलिए इस पर जोर दिया गया, ये जब ऐसा हो जावे, देखो जी कैसा हो जाए, सब चीजें उपराम हो जावें। क्या उपराम हो गया? विषय उपराम हो गया, मन उपराम हो गया, बाह्य विषय जितने थे वह शून्यवत हो गए। और जब ऐसी पूर्ण निवृत्त स्थिति आ जाए, ध्यान रखें यह निवृत्ति की स्थिति सुषुप्ति की नहीं है।
चित्त जागृत है, सुषुप्ति में भी चित्त निवृत्त है और ध्यान में भी चित्त निवृत्त है, लेकिन सुषुप्ति में जो चित्त है वह जागृत नहीं है। लेकिन इस ध्यान की स्थिति में वह जो शांत प्रशांत चित्त है वह जागृत है। अब इस जागृत चित्त को क्या करे, तो बोलते हैं आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। उस घोर निवृत्ति की अवस्था में एक चिंतन, एक वृत्ति को बहाने का प्रयास करे। यहीं पे मैं आपसे कह रहा था इतने दिनों से, यहां से योग का मार्ग अलग हो जाता है। योग ध्यान में वृत्ति के निरोध की बात कर रहा है, वेदांत क्या कह रहा है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसी वृत्ति साधक में बहनी चाहिए। तो इसका मतलब वृत्ति का निरोध तो हुआ ही नहीं। आत्मसंस्थम, इस शब्द को देखिए, आत्मा से मन को एक ही रूप कर दे, मन को मिला दे, मन को जान ले, मन को निवेश कर दे, कुछ भी करे, और परिणाम स्वरूप यह वृत्ति उसके अंदर आना चाहिए। और वो परिणाम स्वरूप वृत्ति क्या है, आत्मा सर्वम, आत्मा एव सर्वम, आत्मा एव सर्वम न किंचित अस्ति, ये वृत्ति बहनी चाहिए। अब मैं आपसे ये कल कह रहा था कि जब हम ऐसी स्थिति में बैठते हैं तो साधक किस समस्या को फेस करता है। कभी आप बैठे हों ऐसी अवस्था में तो क्या चीजें आपको आती हैं जो इस स्थिति से आपको च्युत कर देती हैं, गिरा देती हैं। क्यों मौलवी जी? ऐसी स्थिति में जब पहुंचता है तो क्या बाधक बनता है? ये तो सब निवृत्त हो गया ना, तभी तो बैठ पाया ऐसा। जब ये कहा गया कि आत्मा एव सर्वम, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो दृश्य जगत है वह मिथ्या है, क्योंकि जिसको तुम दृश्य कह रहे हो वह दृश्य नहीं है, वह आत्मा है। पकड़ में आ रहा अंतर क्या कहा जा रहा है? मतलब ये थोड़ा मैच्योर्ड साधकों के लिए है। ऐसी स्थिति में जड़ चेतन आत्मा अनात्म का भेद समाप्त हो जाता है। ये प्राइमरी विद्यार्थियों के लिए है कि वो जड़ है और वो चेतन है, वो दृष्टा है, वो दृश्य है। ये विभाग भी नहीं रह जाता, किसको जड़ कह रहे हो, किसको चेतन कह रहे हो। यहां तो यह स्थिति है कि आत्मा एव सर्वम, जिसको तुम जड़ कह रहे हो वह भी आत्मा है, हाँ जी, जिसको तुम चेतन कह रहे हो वो भी आत्मा है। आत्मा व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और शुरुआती स्टेज का साधक क्या कहता है? ये जड़ है, ये चेतन है, तो ये स्टूल जड़ है और मैं चेतन हूं, तो मैं तो आत्मा हो गया। फिर इसका क्या हुआ? पकड़ में आ रहा है आपके? फिर से रखता हूं चिंतन। जो साधक जड़ और चेतन के विभाग को सच मानता है, एक स्थिति है उसकी भी साधना की, जड़ और चेतन के विभाग को सच मानता है, ठीक है, वह साधक इसकी क्या व्याख्या करेगा कि आत्मा एव सर्वम। अपने को तो आत्मा मानना आसान है क्योंकि आप चेतन हैं, इसका क्या होगा? इस बाह्य जगत का क्या होगा? तो ये तो आपको क्या दिखाई देगा? दृश्य दिखाई देगा, जड़ दिखाई देगा,
इसका मतलब ये साधक अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है, ये पहुंच गया। आत्मा एव सर्वम। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो दृश्य जगत है। चलो ऐसा बोलता हूं, दो भागों में विभक्त करता हूं। जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? दृश्य जगत। कौन कौन से दृश्य जगत हैं? अच्छा, ऐन्द्रियक दृश्य, मानसिक दृश्य, बौद्धिक दृश्य। क्या बचा अब? ऐन्द्रियक दृश्य, मानसिक दृश्य, बौद्धिक दृश्य। आपकी नजर में और कोई दृश्य जगत में आता हो तो बताओ, जो रह गया हो। कुछ बचता है? ऐन्द्रियक दृश्य, मानसिक दृश्य और बौद्धिक दृश्य। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? यह दृश्य जगत भासमान है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन भासमान होते हुए भी यह विद्यमान नहीं है। यही समझना है आपको। भासमान होते हुए भी यह दृश्य जगत विद्यमान नहीं है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? कोई चीज भासित होते हुए भी हाँ मिथ्या हो सकती है। नहीं होने के भी दो प्रकार हैं। नहीं होने के भी दो प्रकार हैं। एक बंध्या के पुत्र, खरगोश के सींग, आकाश में पुष्पमाला, ये भी नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन आकाश में नीलिमा, आप क्या कहेंगे? तो बंध्या के पुत्र से, खरगोश की सींग से किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं असत कोटि। क्या बोल दिया? असत कोटि। दिक्कत साधक को असत से नहीं है, दिक्कत साधक को भासमान जगत से है। ये जब आप सोचेंगे और दृश्य विभाग के बंटवारे करेंगे तो दो विभाग आ जाएंगे। साधक को जो दिक्कत है और जो वेदांत में वो नहीं मान पाता, वो यही है कि वो कहता है मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो तुमको यह समीकरण अपने मस्तिष्क में बनाना पड़ेगा कि फिर जो जो चीजें भासित हो रही हैं वह सब चीजें सत्य होती हैं। तो मैं मानने को यह तैयार हूं कि जगत भासित हो रहा है, इसलिए जगत सत्य है। तो अब साधक फंसता है फिर, अरे ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं भासित हो रही हैं। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी दिखती क्या? पढ़ा है कि चपटी होती है कैसी? अब आप देखो, हमको तारे जहां दिखाई दे रहे हैं, भासित हो रहे ना, वहां पे है नहीं। भासित होना देख लो। अच्छा और देख लो, आपको लगता है कि सूर्य गति कर रहा है, भासित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप दौड़ो तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी मेरे साथ क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भासित हो रहा है। ये इस साधक के समझाने के लिए बार बार ये दृष्टांत दिए। और सबसे अच्छा दृष्टांत है तिमिर अंधवत, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट।
दो चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो मोतियाबिंद के कारण, तो तुमको दो दिखाई देते हुए भी तो तुमने ये प्रमा क्यों बना ली कि जो चीज दिखाई देती है वो सच है? मैंने आपको बहुत सारे दृष्टांत दिए। जो पुष्प हमको रंग दिखाई दे रहा है वो पुष्प का रंग वहां पे नहीं है। इस जगत के प्रति यह बुद्धि भी पैदा करें कि जो भाषित चीज है वह विद्यमान नहीं है, सिर्फ भाषित होती है। इसलिए इंग्लिश में ये वर्ड अच्छा आता है, इट सीम्स। इट सीम्स का मतलब ये नहीं कि ये एक्चुअल है। इन दोनों शब्दों में अंतर दिखता है आपको। इट सीम्स, आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? और अच्छा हिंदी बोलें, ऐसा प्रतीत होता है। ये बड़ा बीच का शब्द है, प्रतीत होता है। प्रतीत होता है सच भी हो सकता है, प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति आ रहा है। ध्यान रखें, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आ ही रहा हो। इट सीम्स, इट्स अपीयर, सबसे अच्छा शब्द है। भाषित होते हुए भी वह दृश्य जगत मिथ्या है। इस पे खूब चिंतन करना चाहिए। जब साधक बैठता है चिंतन में, उसको पहली बाधा जो फेस करनी पड़ती है वह दृश्य जगत के प्रति है। यदि दृश्य जगत को बाधित कर लिया तो यह वृत्ति आने में किंचित मात्र समय नहीं लगेगा। आत्मा एव सर्वम। अगर ये लाइन किसी ने जी ली तो इस लाइन पे अपने आप आ जाएगा। किस लाइन पर? आत्मा एव सर्वम। फिर वो ये नहीं कहेगा कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये पुरुष है, ये नारी है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है ना, ये विभाग नहीं रह जाता। तब तो वो यही कहेगा आत्मा एव सर्वम। भाई इस लहर ने हमारा घर तोड़ दिया, इस लहर ने हमारी जान बचा ली, इस लहर ने जहाज को धक्का दे दिया, ये व्यक्ति जल को नहीं समझता। जो दूर बैठा व्यक्ति है वो ये कहेगा ये सब बातें गलत है, सब में एक ही चीज सच है कि जल एव, जल ही सत्य है, जल एव सत्यम। ये तो तुम्हारे मन की सब चीजें हैं। ये स्पष्ट हो गया पहला चीज। ऐन्द्रियक दृश्य, ऐन्द्रियक दृश्य मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मानसिक दृश्य, आप कहेंगे फिर परेशान करते हैं। दृग दृश्य की विवेक की भाषा में, श्लोक की भाषा में इसको समझाइए। ऐन्द्रियक दृश्य दृग दृश्य विवेक की भाषा के श्लोक के इसमें समझाएं क्या है ऐन्द्रियक दृश्य। नील पीत स्थूल सूक्ष्म हरस्व दीर्घादि भेदतः। नीला है, पीला है, लंबा है, चौड़ा है, ये किसका है? ये इंद्रियक है। मानसिक दृश्य क्या है? हीर धीर भीर इत्येव मादीन अंध्य मांद्य पटुत्वेषु। ये दृश्य का मानसिक दृश्य है। हीर धीर भीर ये सब जो वृत्तियां हैं ये कैसी हैं? मानसिक। संकल्प, निर्णय, ये किसकी वृत्तियां हैं? बौद्धिक। ये सब की सब भासमान है लेकिन सच नहीं। तो पहली जो बाधा थी वो क्या थी? दृश्य जगत। स्पष्ट होता है? तो दृश्य जगत के साथ यही परिभाषा कहिएगा कि भासित होते हुए भी यह मिथ्या है। यहीं पे साधक फंसता है। कितना भी वेदांत पढ़ ले फिर उसको क्या लगने लगता है? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसी का एक और छोटा भाई है, इसी से आगे बढ़ता है। अब जगत भी उसको, जगत भी क्या कहें, जो व्यवहार है वो उसको सत्य लगता है।
अभी कह रहा था दृश्य जगत, अब मैं क्या बोल रहा हूं, व्यवहार जगत। व्यवहार जगत में यह भी वृत्ति करें कि व्यवहार होते हुए भी वह चीज सत्य नहीं है। हाँ, क्योंकि जिससे व्यवहार कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो तो आप खुद जानते हैं आधे से ज्यादा कि आप अंदर से नहीं कर रहे हैं। इसका तो उदाहरण आपको कई बार दे चुके हैं। जिसके मरण में आप बड़ा दुख देने गए, कितने दुखी थे, तो आपका व्यवहार देख के तो वो, ध्यान रखिए, यही लगता है हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। आप रोते हो और वो भी कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो भी जानता है कि आप नहीं रो रहे हो, और आप भी जानते हो कि ये जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यवहार। और आपको भी पता है कि अब वो आपके यहां पे भी आएगा और कहेगा कि ऐसा ही होता है, जगत का तो यही नियम है। ले, ये कौन सा व्यवहार हो रहा है? अरे व्यवहार जगत का तो 70% व्यवहार व्यक्ति मिथ्या कर रहा है। और हम व्यवहार होता ही किससे है? दो तत्वों से, एक नाम से और एक रूप से। इन्हीं दो से तो क्रियाएं करता है, या तो नाम से या तो रूप से। दोनों ही अनित्य हैं, दोनों ही विकारी हैं। नाम बदल जाए, रूप बदल जाए, तो सब व्यक्ति बदल गया हमारे लिए। तो ये मैं इसलिए आत्मसंस्तम पर, यह दो जब आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये दो चीजें हैं जो आपको दिक्कत पैदा कर सकती हैं। एक तो व्यवहार जगत और एक तो दृश्य जगत। ठीक है ना? अब आइए दो हिस्से। न किंचित अपि चिंतयेत, वहां पर अन्य किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। ध्यान के उत्थान का एक समय है और एक ध्यान काल का समय है। ये दोनों में ही ये परिभाषा लागू होती है। सावधानी से सुनिएगा इसको। ध्यान के पूर्व भी न ये पंक्ति बैठ सकती, न किंचित अपि चिंतयेत, और ध्यान काल में भी ये पंक्ति बैठती है, न किंचित अपि चिंतयेत। जरा इसकी संगति बैठाइए, कैसे करेंगे? ध्यान काल के पहले जब ध्यान में बैठें, उसके पहले भी ये पंक्ति बैठती है, न किंचित अपि चिंतयेत। अन्य किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। कब की बात कही जा रही है? जब ध्यान करने बैठा है, अभी ध्यान चालू नहीं हुआ है, तो भी पंक्ति फिट होती है। अच्छा, जब ध्यान के समय में भी है, ध्यान कर रहा है, तब भी ये कहा गया कि यदि यह वृत्ति का निर्माण हो जावे। कौन सी वृत्ति? आत्मा एव सर्वम, नान्यत किंचित अस्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में तब भी साधक को न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग जानबूझकर